कैसे हैं आप सब? ये है आपका चैनल रात रहस्य राज। अगर आप शहर में रहते हैं और अपने घर में किराएदार रखने का सोच रहे हैं, तो आज की कहानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर वो इंसान जो खुद को सीधा साधा और मजबूर दिखाता है, वो हमेशा वैसा होता नहीं है। कुछ लोग धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुसते हैं और फिर सब कुछ बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही घर की है जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक बड़ा सा घर और बहुत ज्यादा तन्हाई। लेकिन एक दिन उस घर का दरवाजा खुला और अंदर आया कुछ ऐसा जो देखने में इंसान था, लेकिन उसके इरादे इंसानों जैसे नहीं थे। और उसके आने के बाद उस घर में सिर्फ किराएदार नहीं आए, कुछ और भी आया था। कुछ ऐसा जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो सबको देख रहा था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक शांत घर धीरे धीरे डर का घर बन गया, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। क्योंकि जो सच आखिर में सामने आएगा, वो आपको किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। उत्तर प्रदेश के एक शांत से मोहल्ले में एक 2 मंजिला पुराना घर था, जिसका नाम था शांति निवास। नाम सुनकर लगता था कि वहां सिर्फ सुकून होगा, लेकिन आने वाले दिनों में यही घर डर का कारण बनने वाला था। इस घर में रहते थे शांति जी और उनकी पत्नी रमा। दोनों की जिंदगी अब बहुत साधारण हो चुकी थी। बच्चे विदेश में थे, अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त, और यहां इस बड़े से घर में बस 2 लोग और उनकी तन्हाई रह गई थी। दिन किसी तरह निकल जाता था, लेकिन जैसे ही शाम होती, घर में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता था। एक सुबह शांति जी बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और रमा किचन से बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, सुनिए, घर बहुत खाली खाली लगता है। शांति जी ने अखबार से नजर उठाई और कुछ पल उसे देखते रहे। फिर बोले, तो क्या करें? रमा कुछ देर चुप रही, जैसे शब्द तलाश रही हों। फिर बोली, क्यों ना ऊपर के कमरे किराए पर दे दें? कम से कम घर में लोगों की आवाज तो रहेगी। शांति जी ने गहरी सांस ली। बात गलत नहीं थी। शायद अब उन्हें सच में किसी की जरूरत थी, किसी आवाज की, किसी मौजूदगी की। उसी दिन उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, कमरा किराए पर उपलब्ध है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैल रही थी कि तभी घर की घंटी बजी। रमा ने दरवाजा खोला तो सामने एक युवक और उसकी पत्नी खड़े थे। दोनों लगभग 25-26 साल के लग रहे थे। चेहरे पर सादगी थी, हाथ में छोटा सा बैग। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते आंटी, मेरा नाम अभिषेक है और ये मेरी पत्नी अदिति। हम इस शहर में नए आए हैं और रहने के लिए एक कमरा ढूंढ रहे हैं। आपका बोर्ड देखा तो सोचा आपसे बात कर लें। रमा ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए कहा, अंदर आइए, बात करते हैं। अंदर शांति जी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने जैसे ही उन दोनों को देखा, उनकी नजर सीधी अदिति पर जाकर ठहर गई। वो बिल्कुल चुप थी। न उसने नमस्ते कहा, न कुछ बोली, बस खड़ी थी। और उसकी आंखें कमरे को बहुत ध्यान से देख रही थीं, जैसे हर चीज को समझने की कोशिश कर रही हों। बैठो, शांति जी ने कहा और फिर सीधे सवाल किया, कहां से हो तुम लोग? अभिषेक ने जवाब दिया, उत्तराखंड से अंकल। अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है और काम के लिए यहां आया हूं। शांति जी ने थोड़ी सख्ती से पूछा, भाग कर तो नहीं आए हो ना? रमा तुरंत बोल पड़ी, अरे ये क्या पूछ रहे हो आप? लेकिन अभिषेक हल्का सा मुस्कुरा दिया, नहीं अंकल, हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। शांति जी की नजर फिर से अदिति पर गई। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? उन्होंने पूछा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अभिषेक के चेहरे की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अंकल, ये बोल नहीं सकती। रमा के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। ओह बेटा, उसने सहानुभूति से कहा। शांति जी भी थोड़ा नर्म पड़ गए। तुमने बहुत अच्छा किया इससे शादी करके, उन्होंने कहा। अदिति अब भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें अब शांति जी पर टिकी हुई थीं। एक पल के लिए शांति जी को अजीब सा महसूस हुआ,
जैसे वो उन्हें समझ रही हूं, या शायद कुछ और। कुछ देर की बातचीत के बाद आखिरकार शांति जी ने कहा, ठीक है, ऊपर 2 कमरे खाली हैं, एक तुम लोग देख लो। अभिषेक के चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। थैंक यू अंकल, उसने तुरंत कहा। उस दिन अभिषेक और अदिति शांति निवास के ऊपर वाले कमरे में रहने आ गए। घर में फिर से हलचल शुरू हो गई। शांति जी और रमा को भी अच्छा लगने लगा कि अब घर में कोई और भी है। अभिषेक अक्सर मदद कर देता था और अदिति चुपचाप उसके साथ रहती थी। लेकिन कभी-कभी रमा को अजीब सा महसूस होता था। जब भी वो अचानक मुड़कर देखती, अदिति की नजरें उस पर होती थीं, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। और जैसे ही रमा उसे देखती, वो नजरें हटा लेती। रमा ने इसे बस अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्हें क्या पता था कि उस घर में आई खामोशी सिर्फ एक गूंगी लड़की की नहीं थी, बल्कि किसी और की मौजूदगी की शुरुआत थी। शांति निवास में अब पहले जैसी खामोशी नहीं रही थी। अभिषेक के आने से घर में थोड़ी हलचल आ गई थी। वो सुबह जल्दी निकल जाता, शाम को लौटकर शांति जी के साथ बैठकर बातें करता, और रमा को भी अच्छा लगता कि घर में अब कोई अपना जैसा है। लेकिन अदिति अब भी वैसी ही थी, चुप, बिल्कुल चुप। वो घर के हर कोने को ध्यान से देखती रहती, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती तो कभी यूं ही खाली दीवार को घूरती रहती। कई बार रमा ने उससे इशारों में बात करने की कोशिश की, लेकिन अदिति बस हल्का सा मुस्कुरा देती और फिर उसकी नजरें कहीं खो जातीं। रमा को ये अजीब तो लगता, पर वो खुद को समझा लेती। बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए थोड़ी अलग है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक सुबह फिर से दरवाजे की घंटी बजी। रमा ने दरवाजा खोला तो इस बार सामने एक और जोड़ा खड़ा था। नमस्ते आंटी, लड़के ने कहा। मेरा नाम दीपांश है और ये मेरी पत्नी मधु। दोनों का अंदाज पहले वाले जोड़े से बिल्कुल अलग था। जहां अभिषेक के चेहरे पर अपनापन था, वहीं इन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। मधु की आंखें जैसे हर चीज को शक की नजर से देख रही थीं। रमा ने उन्हें अंदर बुलाया। शांति जी ने वही सवाल किए, कहाँ से हो, क्या करते हो, शादी कब हुई। दीपांश ने हर सवाल का सीधा जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक ठंडापन था और मधु बस चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। कुछ देर बाद शांति जी उन्हें ऊपर का दूसरा कमरा दिखाने ले गए। कमरा उन्हें पसंद आ गया, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जाते जाते मधु ने एक बात कही, हम ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते, हमें बस रहने के लिए कमरा चाहिए। उसकी ये बात शांति जी और रमा को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात दीपांश और मधु अपना सामान लेकर आ गए। शाम का समय था, अभिषेक और अदिति ऊपर ही थे। जैसे ही दीपांश और मधु अपना सामान लेकर आए, अदिति दरवाजे के पास खड़ी उन्हें देखने लगी। उसकी नजरें कुछ ज्यादा ही गहरी थीं। मधु ने भी उसे देखा और कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली। उस पल में कुछ अजीब सा हुआ। मधु का चेहरा अचानक सख्त हो गया और अदिति जैसे हल्का सा पीछे हट गई। फिर बिना कुछ बोले वो अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। दीपांश और मधु ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। जब भी शांति जी सबको चाय पर बुलाते, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। अभिषेक ने भी उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन मधु ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद दोनों किराएदारों के बीच दूरी साफ दिखने लगी। लेकिन असली परेशानी अब शुरू होने वाली थी। एक दिन दीपांश घर में एक थैला लेकर आया। रमा ने जैसे ही उसे देखा, उसे समझ आ गया कि वो मीट था। दीपांश बेटा, ये क्या है? रमा ने पूछा। आंटी, आज घर में नॉनवेज बनेगा, उसने सहजता से कहा। बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। शांति जी गुस्से में आ गए और बोले, हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा। दीपांश ने जवाब दिया, लेकिन आपने पहले बताया नहीं। मधु भी बीच में आ गई और बोली, हम किराया दे रहे हैं, अपने कमरे में क्या खाएं ये हम तय करेंगे। आवाजें ऊंची होने लगीं। तभी अभिषेक भी बीच में आ गया और बोला, देखिए अंकल सही कह रहे हैं। लेकिन इस बार मधु भड़क गई, तुम बीच में मत बोलो, तुम भी किराएदार ही हो। कुछ पल के लिए माहौल बहुत भारी हो गया। फिर अचानक दीपांश ने थैला उठाया और बाहर फेंक दिया। ठीक है अंकल, नहीं बनाएंगे, उसने कहा। बात वहीं खत्म हो गई, या कम से कम ऐसा लगा। अगली सुबह जब रमा कूड़ा फेंकने गई और उसने डस्टबिन खोला तो उसका दिल धक से रह गया। अंदर मीट की हड्डियां पड़ी थीं, वही मीट जो कल फेंका गया था, या शायद फेंका ही नहीं गया था। रमा के हाथ कांपने लगे। अब उसे पहली बार साफ साफ महसूस हुआ कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, कुछ बहुत गलत है। मीट की हड्डियां देखने के बाद
रमा का मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाया। कुछ पल तक वो डस्टबिन के सामने ही खड़ी रह गई, जैसे दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा हो कि जो वो देख रही है वो सच है। कल सबके सामने दीपांश ने मीट बाहर फेंका था। ये बात उसने अपनी आंखों से देखी थी। फिर ये हड्डियां यहां आई कहां से? घबराहट में वो तुरंत अंदर आई और शांति जी को सारी बात बताई। पहले तो शांति जी ने इसे एक छोटी बात समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन रमा के चेहरे का डर देखकर वो भी गंभीर हो गए। बात अब सामान्य नहीं लग रही थी। उन्होंने बिना देर किए दीपांश और मधु को नीचे बुलाया। कुछ ही देर में दोनों नीचे आ गए। उनके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर खड़े थे। जैसे ही शांति जी ने डस्टबिन की तरफ इशारा किया, दोनों ने अंदर झांका और एक पल के लिए सच में उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमें नहीं पता। दीपांश की आवाज हल्की कांप रही थी। हमने तो कल आपके सामने ही मीट फेंक दिया था। रमा का गुस्सा अब डर के साथ मिल चुका था। झूठ मत बोलो। अगर तुमने नहीं खाया तो ये हड्डियां आई कहां से? मधु ने इस बार तेज और ठंडे स्वर में जवाब दिया। हर बात का इल्जाम हम पर ही क्यों लगाया जा रहा है? इस घर में और भी लोग रहते हैं। इतना सुनते ही पास खड़ा अभिषेक तुरंत बोल पड़ा। देखिए, हमारे घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता। आप बेवजह हम पर शक मत कीजिए। तो क्या हम खुद खा रहे हैं? मधु ने तड़प कर जवाब दिया। एक बार फिर माहौल भारी हो गया। चारों तरफ सिर्फ शक, गुस्सा और बेचैनी थी। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। आखिर में शांति जी ने सख्त आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। दीपांश और मधु चुपचाप ऊपर चले गए। लेकिन उस दिन के बाद घर में जो खामोशी आई, वो पहले वाली नहीं थी। अब हर कोई एक दूसरे से बचकर रहने लगा था। रमा जब भी ऊपर जाती, उसे अजीब सा एहसास होता, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई बार रात में हल्की हल्की आहटें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती, बाहर सन्नाटा होता। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे वही वहम डर में बदलने लगा। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई, जिसने उस डर को और गहरा कर दिया। रमा ऊपर बालकनी में कपड़े सुखाने गई थी। वहीं उसकी नज़र दीवार के पास रखी एक बोतल पर पड़ी। पहले उसे लगा कि कोई खाली शराब की बोतल होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। बोतल के अंदर कुछ लाल रंग का भरा हुआ था। पहली नज़र में वो शराब जैसा लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उसका रंग, उसकी गाढ़ापन, सब कुछ अलग था। वो खून जैसा लग रहा था। रमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नीचे से शांति जी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में सब लोग वहां इकट्ठा हो गए। अभिषेक, अदिति, दीपांश और मधु। ये किसकी है? रमा की आवाज में डर साफ झलक रहा था। दीपांश ने तुरंत सिर हिलाया। ये हमारी नहीं है। हमने इसे कभी नहीं देखा। रमा अब खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। झूठ मत बोलो। ये तुम्हारे कमरे के पास मिली है। मधु ने बिना डरे जवाब दिया। तो क्या हर चीज हमारी ही होगी? आप उनसे भी पूछ लीजिए। उसकी नजर सीधी अभिषेक और अदिति पर गई। अभिषेक चौंक गया। आप ये क्या कह रही हैं? हमने भी इसे पहली बार देखा है। अब हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा था। शांति जी ने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला, और जैसे ही उसकी गंध उनकी नाक तक पहुंची, उनका चेहरा सख्त हो गया। ये खून है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ था। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अब यह सिर्फ शक या झगड़े की बात नहीं रह गई थी। कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था। कुछ ऐसा जो इस घर में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दिखा रहा था। शांति जी ने गहरी सांस ली और फैसला सुनाया। मैं अब और नहीं सह सकता ये सब। इस महीने के खत्म होते ही तुम दोनों ये घर खाली कर दोगे। उन्होंने सीधे दीपांश और मधु की तरफ देखा। दीपांश कुछ कहना चाहता था, लेकिन मधु ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, हम चले जाएंगे। उसकी आवाज में न डर था, न गुस्सा,
बल्कि कुछ और था। जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उस रात रमा को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसके सामने वही बोतल आ रही थी, वो लाल रंग, वो अजीब सी गंध, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो कुछ अभी तक हुआ है वो तो बस शुरुआत है। उस रात के बाद शांति निवास में जैसे हवा भी बदल गई थी। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन एहसास अब बिल्कुल अलग था। हर कोना भारी लगता था, जैसे दीवारें खुद कोई राज छिपा रही हों। रमा की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे थे। रात भर जागने के बाद भी उसे नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख बंद करती, वही लाल रंग उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो बोतल, वो खून, और वो सवाल जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सुबह हुई, लेकिन सुकून नहीं आया। उस दिन पहली बार रमा को महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी है, जैसे जान ही नहीं बची हो। उसने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में हालत और बिगड़ने लगी। अब सिर्फ रमा ही नहीं, शांति जी भी कमजोर पड़ने लगे थे। पहले जहां वो सुबह उठकर टहलने जाते थे, अब बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो रहा था। शरीर में दर्द, चक्कर और एक अजीब सी थकान जो खत्म ही नहीं होती थी। आखिरकार उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया, रिपोर्ट्स देखीं, और कुछ पल के लिए खुद भी चुप हो गया। आप दोनों के शरीर में खून की काफी कमी है, उसने गंभीर आवाज में कहा। रमा और शांति जी एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शांति जी ने धीमी आवाज में पूछा। हम तो ठीक से खाना खा रहे हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। यही तो अजीब बात है, इतनी जल्दी इतनी कमी होना सामान्य नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा। वहां से लौटते वक्त दोनों के मन में एक ही सवाल था, ये सब अचानक कैसे हो गया? घर वापस आने के बाद रमा की बेचैनी और बढ़ गई। उसे अब हर चीज जुड़ी हुई लगने लगी। मीट की हड्डियां, खून वाली बोतल, और अब ये बीमारी। क्या ये सब एक ही चीज का हिस्सा था? शाम को जब वो ऊपर गई तो उसने देखा कि अदिति अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अदिति? रमा ने धीरे से आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा और पास गई। अदिति बेटा? अचानक बिना मुड़े उसने हल्का सा सिर झुकाया। उस हरकत में कुछ अजीब था। रमा वहीं रुक गई। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर धीरे धीरे अदिति मुड़ी। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन इस बार उसमें कुछ और भी था, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। रमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अदिति ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर बिना कुछ बोले वापस कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रमा वहीं खड़ी रह गई। उसका शरीर जैसे जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डर है या सच। उस रात डर ने पहली बार अपना असली रूप दिखाया। आधी रात के करीब घर में सब सो रहे थे। तभी रमा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी के चलने की आवाज आ रही है, बहुत हल्की लेकिन साफ। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से उठकर कमरे का दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था और सन्नाटा, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी, सीढ़ियों की तरफ से। रमा ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो, जैसे कोई चाहता हो कि वो आगे न जाए। लेकिन फिर भी वो बढ़ती गई। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। रमा ने ऊपर देखा। अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कोई वहां खड़ा है और वो उसे देख रहा है। रमा का गला सूख गया। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर अचानक पीछे मुड़ी और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गई। दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थीं, और अब एक बात साफ थी, ये सिर्फ बीमारी नहीं थी। इस घर में कुछ था, कुछ जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल महसूस होता था, और वो अब धीरे धीरे अपने होने का एहसास करा रहा था। उस रात के बाद
रमा ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि जो कुछ उसने सुना और महसूस किया वो सिर्फ डर था, उसका वहम। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। सुबह होते ही वो फिर से ऊपर गई। मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ उसे वहां बुला रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने सबसे पहले अभिषेक और अदिति के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नजर बालकनी की तरफ गई, वही जगह जहां उसे वो खून वाली बोतल मिली थी। इस बार वहां कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर हल्के हल्के लाल धब्बे थे। इतने हल्के कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो नजर ही ना आए। रमा का दिल एक बार फिर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और नीचे झुककर उन धब्बों को देखने लगी। वो सूखे हुए थे, लेकिन रंग वही था, लाल। उसने घबराकर पीछे कदम खींचे और बिना देर किए नीचे चली आई। अब उसके मन में शक और डर दोनों बराबर हो चुके थे। उसी दिन दोपहर में वो शांति जी के पास बैठी थीं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे दोनों एक ही बात सोच रहे हों, लेकिन बोलने से डर रहे हों। तभी शांति जी ने धीरे से कहा, रमा, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ सामान्य नहीं है? रमा ने तुरंत उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर था जो शांति जी की आवाज में था। मुझे भी अब यही लग रहा है, उसने धीमे से कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रमा ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है हमें घर में पूजा करवानी चाहिए। शांति जी ने सिर हिलाया। इस बार उन्होंने न तो मजाक किया, न ही बात टाली। हाँ, अब शायद यही करना पड़ेगा। उसी शाम उन्होंने पंडित जी को बुलाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो होने वाला है वो सिर्फ एक पूजा से खत्म नहीं होने वाला। उस रात घर में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार कोई जाग रहा था। ऊपर अभिषेक और अदिति के कमरे में अदिति बिस्तर पर सीधी बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो जाग नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था और उसकी सांसें बहुत धीमी। कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही बैठी रही। फिर अचानक उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। बहुत जल्दी सब समझ जाओगे। उसकी आवाज भारी थी, डरावनी और किसी और की। फिर उसका सिर धीरे धीरे एक तरफ झुक गया और वो बिस्तर पर गिर गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब ये खामोशी किसी तूफान से पहले की थी। अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। अदिति वैसे ही चुप थी जैसे हमेशा रहती थी। अभिषेक ने भी कुछ अलग महसूस नहीं किया, लेकिन रमा अब हर चीज को अलग नजर से देख रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ किसी एक इंसान से जुड़ा है, लेकिन कौन? दीपांश और मधु, जिन पर उसे पहले शक था, या अभिषेक और अदिति, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगते थे। और इसी उलझन में उसे एहसास नहीं हुआ कि सच अब धीरे धीरे खुद सामने आने वाला है। अगले दिन सुबह से ही रमा बेचैन थी। पंडित जी को फोन किया जा चुका था और उन्होंने साफ कहा था कि घर में कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द हवन करवाना जरूरी है। शांति जी भी अब पूरी तरह मान चुके थे कि जो हो रहा है वो सामान्य नहीं है, लेकिन जितना वो लोग इस साये को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे, उतना ही वो साया जैसे और मजबूत होता जा रहा था। दोपहर के समय रमा अकेली घर पर थी। शांति जी दवा लेने बाहर गए थे। ऊपर के दोनों कमरे बंद थे, सब कुछ शांत था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, टक टक टक। इस बार आवाज साफ थी और लगातार थी, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। रमा का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। आवाज ऊपर से आ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो वहीं रुक जाए, लेकिन कुछ था जो उसे ऊपर जाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया। रमा ने चारों तरफ देखा। दीपांश और मधु का दरवाजा बंद था। अभिषेक और अदिति का दरवाजा भी बंद था।
लेकिन अभिषेक के कमरे के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट आ रही थी। रमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी। अंदर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो या कोई अजीब सी भाषा में कुछ बोल रहा हो। रमा के हाथ कांपने लगे। अभिषेक, उसने डरते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। अदिति, दरवाजा खोलो। इस बार उसकी आवाज थोड़ी तेज थी, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अब रमा का डर बढ़ चुका था। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में मधु अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। रमा ने कांपती आवाज में कहा, इस कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मधु ने भी दरवाजा खटखटाया। अभिषेक, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से अब भी कोई जवाब नहीं। कुछ मिनट बीत गए। डर अब घबराहट में बदल चुका था। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। अभिषेक ऊपर आ रहा था। उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। अगर अभिषेक बाहर है तो अंदर कौन है? रमा का दिल जैसे रुक गया। क्या हुआ आंटी? अभिषेक ने सामान्य स्वर में पूछा। मधु ने जल्दी जल्दी उसे सब बताया। अभिषेक खुद भी हैरान दिखने लगा। वो तुरंत दरवाजे के पास गया और जोर से आवाज लगाई, अदिति, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। अब उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया और तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। तीनों कुछ पल के लिए वहीं जमे रह गए। अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। बिस्तर ठीक, खिड़की बंद, हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। अदिति भी नहीं। तीनों धीरे धीरे अंदर आए। अदिति, अभिषेक ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। रमा का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा और फिर अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। रमा चीख पड़ी। मधु ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसी अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और उनके डर का मजा ले रहा हो। कौन है? अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा। हंसी और तेज हो गई। फिर वही आवाज सुनाई दी, अब कोई नहीं बचेगा। रमा का शरीर कांपने लगा। मधु के हाथ ठंडे पड़ गए। अभिषेक पीछे हटने लगा। तभी अंधेरे में एक आकृति सामने आई। लंबे बाल, टेढ़ा सा चेहरा और आंखें पूरी तरह काली। अदिति? अभिषेक की आवाज टूट गई। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। अदिति नहीं। वो आवाज आई, वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसी पल असली डर ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। अदिति के उस रूप को देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। अंधेरे में खड़ी वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ उसकी हंसी और गहरी होती जा रही थी। अभिषेक कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी पत्नी थी, लेकिन जो सामने खड़ा था वो अदिति नहीं थी। भागो, मधु ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। अगले ही पल तीनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो जोर से अपने आप बंद हो गया। रमा चीख पड़ी। अभिषेक ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। पीछे से कदमों की आवाज फिर सुनाई दी, धीरे लेकिन साफ। वो उनके और करीब आ रही थी। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। वही भारी डरावनी आवाज फिर गूंजी। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा। अदिति अब बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। अचानक उसकी जीभ बाहर निकली, लंबी, असामान्य, इंसान से कई गुना ज्यादा। रमा डर के मारे वहीं गिर गई,
मधु पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार से टकरा गई। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अदिति ने अपनी उसी लंबी जीभ से अभिषेक की गर्दन जकड़ ली। अभिषेक की आंखें फैल गईं। वो तड़पने लगा। अदिति, छोड़ो। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन वो चीज जो उसके सामने थी वो सुनने के लिए नहीं थी। एक झटके में उसने अभिषेक को हवा में उठा लिया और फिर पूरी ताकत से उसे सीढ़ियों की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! अभिषेक का शरीर सीढ़ियों से टकराते हुए नीचे जा गिरा। उसका सिर जमीन से टकराया और खून बहने लगा। अभिषेक! रमा चीख उठी। मधु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। नीचे चलो, अभी। दोनों तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागीं। पीछे से वही हंसी गूंज रही थी और वो आवाज, एक एक करके सबका खून पीऊंगी। दोनों नीचे भागते हुए लगभग फिसलते गिरते पहुंची। अभिषेक बेहोश पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। रमा रोने लगी, इसे उठाओ, जल्दी। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आई। वो फिर आ रही थी। मधु ने एक पल के लिए भी देर नहीं की। उसने रमा का हाथ खींचा। यहां रुके तो मर जाएंगे, बाहर चलो। दोनों ने मिलकर अभिषेक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत भारी था और समय बहुत कम। आवाज अब और करीब आ रही थी। मजबूरी में उन्हें उसे वहीं छोड़ना पड़ा। रमा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। दोनों दरवाजे की तरफ भागीं और इस बार दरवाजा खुल गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें जाने दिया हो, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। दोनों बाहर भागीं। सांस फूल चुकी थी, दिल बेकाबू था, लेकिन वो रुकी नहीं। मधु को अचानक याद आया, मंदिर, पास में मंदिर है। रमा ने बिना कुछ सोचे उसके साथ दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि दोनों के कदम और तेज हो गए। कुछ ही देर में उन्हें मंदिर दिख गया। वो दोनों अंदर घुस गईं। जैसे ही उन्होंने मंदिर की देहरी पार की, सब कुछ अचानक शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हंसी, बस सन्नाटा। दोनों जमीन पर बैठ गईं, हांफते हुए, कांपते हुए। कुछ पल बाद मंदिर का पुजारी उनके पास आया। क्या हुआ बेटा? उसने चिंता से पूछा। मधु ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह साधारण चीज नहीं है, यह बहुत पुरानी और खतरनाक शक्ति है। रमा की सांस अटक गई। अब क्या करें? पुजारी ने मंदिर की अंदर की तरफ इशारा किया। मां चंडी का पाठ करो, अभी, यहीं, तभी कुछ बचाव हो सकता है। मधु ने तुरंत सिर हिलाया। उसे समझ आ चुका था कि अब सिर्फ भागने से कुछ नहीं होगा, अब लड़ना पड़ेगा। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया और मां चंडी का पाठ शुरू किया। रमा उसके पास बैठ गई, आंखें बंद कर लीं, और उसी पल दूर शांति निवास के अंदर वो साया गुस्से में चीख रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसका सामना करने की कोशिश की थी। मंदिर के अंदर बैठी मधु और रमा मां चंडी का पाठ कर रही थीं। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं रही थी। हर मंत्र के साथ जैसे उनके अंदर थोड़ी हिम्मत वापस आ रही थी। पुजारी चुपचाप खड़ा उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, जो वहां है वो तुम्हें यहां आने से रोक नहीं पाया। इसका मतलब है कि अब वो कमजोर हो रहा है। मधु ने आंखें खोलीं। कमजोर? लेकिन उसने अभिषेक को। उसकी आवाज टूट गई। रमा रो पड़ी। हम उसे वहीं छोड़ आए। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम वापस नहीं गईं तो वो उसे खत्म कर देगा और फिर वो और ताकतवर हो जाएगा। ये सुनते ही मधु के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ आ गया। मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा? पुजारी ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। वो अंदर गया और एक थाली लेकर लौटा। उसमें राख, गंगा जल और एक लाल धागा रखा था। ये रक्षा के लिए है, उसने कहा। फिर मधु की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन याद रखना, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। वो तुम्हारे डर से ही जिंदा है। मधु ने बिना हिचक के थाली उठा ली। अब डरने का टाइम निकल चुका है। रमा ने धीरे से पूछा, अगर हम हार गए तो?
मधु ने उसकी तरफ देखा तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। दोनों मंदिर से बाहर निकलीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी और शांति निवास दूर से और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही वो घर के पास पहुंची, अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। रमा का दिल जोर से धड़का। अभिषेक? मधु दरवाजे के सामने खड़ी हुई, धीमी सांस ली और धीमे से बोली, तैयार? रमा ने कांपते हुए सिर हिलाया। मधु ने दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा और सन्नाटा उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार एक और चीज थी, खून की तेज गंध। फर्श पर अभिषेक अब भी पड़ा था, लेकिन वो हल्का हल्का हिल रहा था। जिंदा है। रमा तुरंत उसके पास भागी। अभिषेक ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजर सीधी मधु पर पड़ी और उसने कांपते हुए कहा, वो अभी भी यहीं है। उसी पल ऊपर से एक धीमी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। मधु ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अब सख्त हो चुकी थीं। उसने थाली कसकर पकड़ी और धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, तो ठीक है, आज इसे खत्म करते हैं। घर के अंदर सन्नाटा फिर से फैल चुका था, लेकिन अब वो पहले जैसा खाली नहीं था। अब उसमें गुस्सा था, इंतजार था, जैसे कोई ऊपर खड़ा उन्हें देख रहा हो। मधु ने झुककर अभिषेक के माथे पर थोड़ा गंगा जल छिड़का। उसकी सांसें अभी भी भारी थीं, लेकिन अब वो होश में था। रमा ने कांपते हाथों से उसका सिर संभाला। उठ सकते हो? मधु ने धीरे से पूछा। अभिषेक ने मुश्किल से सिर हिलाया। वो पूरी तरह खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उसमें पहले जैसा डर नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि अब वो सच जान चुका था। ऊपर से फिर हल्की सी आवाज आई, इस बार कदमों की, धीमे घिसटते हुए, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें सुनाना चाहता हो कि वो वहीं है। मधु सीधी खड़ी हो गई। उसने लाल धागा अभिषेक के हाथ में बांधा और रमा को अपने पास खींच लिया। जो भी हो, अब पीछे नहीं हटना, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे घर खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, हवा अचानक और ठंडी हो गई। अदिति का कमरा आधा खुला था। अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मधु ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो उन्होंने अंदर देखा वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। कमरे के बीचों बीच वही लाल चिन्ह अब साफ दिख रहा था, लेकिन इस बार वो सिर्फ बना हुआ नहीं था, वो हल्का हल्का चमक रहा था, जैसे जिंदा हो। उस चिन्ह के ठीक ऊपर अदिति हवा में लटकी हुई थी। उसका शरीर ढीला था, आंखें बंद, जैसे वो बेहोश हो, या शायद कुछ और। उसके नीचे खड़ा था वो साया। इस बार वो साफ दिख रहा था, लंबा, काला, और उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला, जैसे कोई चेहरा हो ही नहीं। रमा के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अभिषेक का शरीर कांपने लगा। मधु ने एक कदम आगे बढ़ाया। बस, बहुत हो गया। उसकी आवाज अब डर से नहीं, गुस्से से भरी थी। साया धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए। मधु ने बिना लुके थाली से राख उठाई और उस चिन्ह की तरफ फेंक दी। जैसे ही राख उस पर गिरी, पूरा कमरा हिल गया। साया जोर से चीखा। अदिति का शरीर हवा में झटके खाने लगा। मंत्र पढ़ो, मधु चिल्लाई। रमा ने तुरंत आंखें बंद कीं और कांपती आवाज में मां चंडी का पाठ शुरू किया। अभिषेक भी जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसके होंठ भी मंत्र के साथ हिलने लगे। हर शब्द के साथ कमरे का माहौल बदलने लगा। साया पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी आवाज और खतरनाक होती जा रही थी। तुम नहीं जानते तुम किससे लड़ रहे हो। मधु ने गंगा जल उठाया और सीधे उसकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही पानी उसके पास पहुंचा, उसका शरीर धुएं की तरह कांपने लगा। चीख इतनी तेज थी कि दीवारें तक हिल गईं। अदिति का शरीर अचानक नीचे गिरा। धड़ाम। रमा चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, अदिति, लेकिन मधु ने उसे रोका। अभी नहीं, वो खत्म नहीं हुआ है। साया अब पहले से ज्यादा गुस्से में था। उसकी आकृति फैलने लगी, बड़ी और काली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबने लगा
और उसी अंधेरे में उसकी आवाज फिर गूंजी, अगर ये शरीर गया तो अगला तुम हो। तीनों एक पल के लिए जम गए। अब ये सिर्फ अदिति को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये उनकी अपनी जान की लड़ाई बन चुकी थी। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया, जैसे रोशनी खुद डरकर पीछे हट गई हो। साया अब पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। उसकी आकृति फैलती जा रही थी, दीवारों तक, छत तक, जैसे पूरा कमरा उसी का हो। रमा का गला सूख गया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अभिषेक ने अदिति को देखा। वो जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश, और हर सेकंड के साथ उसका चेहरा और फीका होता जा रहा था। अगर देर हुई, उसने मुश्किल से कहा, तो वो मर जाएगी। मधु की आंखें एक पल के लिए उस लाल चिन्ह पर टिक गईं। उसे कुछ समझ आ गया था। ये इसी से बंधा है, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब? रमा ने घबराकर पूछा। मधु ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जब तक ये चिन्ह जिंदा है, ये साया खत्म नहीं होगा। उसी पल साया हंसा, भारी गूंजती हुई हंसी। समझ गई, उसकी आवाज आई, लेकिन देर हो चुकी है। अचानक कमरे की फर्श दरकने लगी, लाल चिन्ह तेज चमकने लगा और उसमें से जैसे धुआं उठने लगा। अभिषेक पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? ये इसे पूरा करने वाला है, मधु बोली। अगर ये पूरा हो गया तो ये सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं रहेगा। रमा की आंखों में डर जम गया। मतलब? मधु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। मतलब ये बाहर निकल जाएगा। ये सुनते ही रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो रोको इसे, वो लगभग चिल्लाई। मधु आगे बढ़ी। उसने थाली से बची हुई राख उठाई, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। साया अब बिल्कुल सामने आ चुका था, इतना करीब कि उसकी ठंडी मौजूदगी महसूस हो रही थी। तू मुझे नहीं रोक सकती, वो फुसफुसाया, और अचानक उसने मधु का हाथ पकड़ लिया। मधु का शरीर झटके से रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसकी ताकत अचानक खत्म हो रही हो। रमा चीख पड़ी, मधु! अभिषेक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसी पल साया ने उसे हवा में धक्का दे दिया। वो दीवार से टकराकर गिर गया। मधु अब भी उसी जगह जमी हुई थी। साया उसके बहुत करीब था। तुझे लगता है तू मुझे जला सकती है? उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन और खतरनाक। मधु ने आंखें बंद कीं, उसके होंठ धीरे धीरे हिले। या देवी सर्वभूतेषु। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही शब्द निकले, साया का पकड़ ढीली होने लगी। उसने जोर से चीख मारी, चुप! लेकिन मधु नहीं रुकी। अब उसकी आवाज तेज हो रही थी। रमा भी उसके साथ जुड़ गई। अभिषेक दर्द में होने के बावजूद धीरे धीरे मंत्र दोहराने लगा। तीनों की आवाज एक साथ गूंजी, और उसी पल लाल चिन्ह कांपने लगा। उसकी चमक टूटने लगी। साया बुरी तरह तड़पने लगा। नहीं, वो चीखा, ये मत करो। मधु ने आखिरी ताकत जुटाई और राख सीधा उस चिन्ह के बीचों बीच फेंक दी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। फिर एक भयानक धमाका हुआ। पूरा कमरा हिल गया। लाल चिन्ह टूट गया, जैसे कांच बिखरता है, और उसी के साथ साया चीखते हुए पीछे खिंच गया। उसकी आकृति टूटने लगी, फैलने लगी, और फिर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, ये खत्म नहीं हुआ। और फिर सब शांत, पूरी तरह शांत। कमरे में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो खाली था। मधु वहीं घुटनों के बल गिर गई। रमा तुरंत अदिति के पास दौड़ी। सांस ले रही है, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार राहत से। अभिषेक धीरे धीरे उठकर उनके पास आया, और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस यकीन कि वो बच गए। लेकिन खिड़की के बाहर दूर अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा बोझ अब भी मौजूद था। जैसे दीवारों ने जो कुछ देखा था, वो अभी भी उन्हें छोड़ नहीं रहा। अदिति अब होश में थी, लेकिन बेहद कमजोर। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी गहरे डर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। रमा उसके पास बैठी थी, बार बार उसका सिर सहला रही थी, और हर कुछ सेकंड में भगवान का नाम ले रही थी।
अभिषेक खिड़की के पास खड़ा था, बाहर अंधेरे को घूरते हुए, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सब सच में खत्म हो गया। लेकिन मधु, वो चुप नहीं थी। उसकी नजरें पूरे घर को पढ़ रही थीं। दीवारें, छत, फर्श, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। ये घर, उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ घर नहीं है। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा। मतलब? मधु ने गहरी सांस ली। वो साया खुद से नहीं बना था, उसे यहां बांधा गया था। रमा के हाथ रुक गए। किसने? मधु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हमें नीचे देखना होगा। तीनों नीचे आए। घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर कोना, हर दीवार, जैसे कोई राज छुपा रही हो। मधु सीधे उस जगह गई जहां पहले वो मीट वाली बात हुई थी, जहां से सब शुरू हुआ था। वो झुकी और फर्श को ध्यान से देखने लगी। यहां, उसने धीरे से कहा। अभिषेक और रमा भी पास आ गए। क्या है यहां? रमा ने पूछा। मधु ने फर्श पर हाथ मारा। ठक। आवाज खोखली थी। तीनों एकदम चुप हो गए। नीचे कुछ है, मधु ने कहा। अभिषेक ने बिना देर किए एक लोहे की रॉड उठाई और फर्श पर जोर से मारा। 1, 2, 3 बार, और फिर फर्श का टुकड़ा टूट गया। नीचे अंधेरा, गहरा ठंडा अंधेरा, और उसी अंधेरे से एक सड़ी हुई बदबू उठी। रमा ने तुरंत मुंह ढक लिया। हे भगवान! मधु नीचे झुकी और मोबाइल की रोशनी अंदर डाली। जो उसने देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या है? अभिषेक ने घबराकर पूछा। मधु ने धीरे से कहा, हड्डियां। रमा के पैरों से ताकत निकल गई। किसकी? मधु ने रोशनी और अंदर डाली। अब साफ दिख रहा था, एक पूरा कंकाल। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पास कुछ और भी था। एक टूटी हुई बोतल और वही लाल चिन्ह नीचे फर्श पर बना हुआ। अभिषेक की सांस अटक गई। मतलब ये सब पहले भी हुआ है। मधु ने सिर हिलाया। ये कोई नया खेल नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमा की आवाज कांप रही थी। तो वो कौन था? मधु ने धीरे धीरे कहा, कोई जिसे यहां मारा गया और जिसका खून उसी चिन्ह के लिए इस्तेमाल हुआ। अभिषेक पीछे हट गया। किसने किया ये? मधु की नजरें धीरे धीरे ऊपर उठीं और पहली बार वो सीधे शांति जी के कमरे की तरफ देखने लगी। रमा ने भी उसकी नजर फॉलो की और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम ये क्या कह रही हो? मधु ने बिना हिचक के कहा, जिसे इस घर का हर कोना पता हो, जिसने नियम बनाए हों और जिसने कभी सच नहीं बताया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर ऊपर से दरवाजा चरमराया। धीरे धीरे खुला। तीनों की नजर एक साथ ऊपर उठी। सीढ़ियों के ऊपर शांति जी खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उनकी आंखों में डर नहीं था, ना ही हैरानी, बस एक अजीब सी शांति, और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान। तुम लोगों को नीचे नहीं आना चाहिए था, उन्होंने धीरे से कहा। रमा का दिल जैसे रुक गया। आप? मधु की आवाज ठंडी थी। अब समझ आया ये सब क्यों नहीं खत्म हो रहा था। शांति जी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ घर की हवा फिर भारी होने लगी। तुमने सोचा उसे भगा दिया? वो हल्के से हंसे। वो कहीं गया ही नहीं। अभिषेक पीछे हट गया। मतलब? शांति जी रुके और सीधे उनकी आंखों में देखा। वो यहां है। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। और अब वो मैं हूं। कमरे में कुछ पल के लिए सब कुछ जम गया। शांति जी की बात सुनकर किसी के पास शब्द नहीं थे। और अब वो मैं हूं। उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन अब वो उनकी अपनी नहीं लग रही थी। मधु ने तुरंत थाली कसकर पकड़ी। तो इसका मतलब साफ है, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। तुझे खत्म करना पड़ेगा, पूरी तरह। शांति जी हल्का सा मुस्कुराए। कोशिश कर लो। और अचानक उनका शरीर झटके खाने लगा। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और एक काली धुंध उनके शरीर से बाहर निकलने लगी। कमरा फिर से ठंडा हो गया। हवा तेज चलने लगी। दीवारें जैसे कांपने लगीं। अभिषेक घबराकर बोला, ये वापस आ गया। मधु चिल्लाई, मंत्र शुरू करो, अभी।
रमा और अभिषेक ने तुरंत आंखें बंद की और मां चंडी का पाठ शुरू कर दिया। इस बार उनकी आवाज में डर कम था और गुस्सा ज्यादा। मधु आगे बढ़ी। उसने गंगाजल उठाया और सीधे शांति जी पर फेंक दिया। जैसे ही पानी उन पर गिरा, उनके शरीर से काली धुंध अलग होने लगी। नहीं, वो चीखे, लेकिन मधु रुकी नहीं। उसने राख उठाकर सीधे उनकी छाती पर फेंकी, ठीक वहीं जहां उन्होंने कहा था, वो मैं हूं। अचानक काली आकृति पूरी तरह उनके शरीर से बाहर निकल आई। इस बार वो साफ दिख रही थी, वही साया, पूरा गुस्से में और कमजोर भी। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। रमा रोते हुए भी पड़ रही थी, अभिषेक कांपते हुए भी रुका नहीं। मधु ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, यहीं खत्म होगा तू, और पूरा गंगाजल उस साए पर उछाल दिया। एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी तेज कि जैसे कान फट जाएं, और अगले ही पल वो साया टूटने लगा, धुएं की तरह बिखरता गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, कमरा स्थिर हो गया। शांति जी जमीन पर गिर पड़े। रमा दौड़कर उनके पास गई। शांति जी, उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। इस बार वो वही थे, कमजोर लेकिन इंसान। मैं कहाँ हूं? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। रमा रो पड़ी। मधु ने गहरी सांस ली और पहली बार उसकी आंखों में राहत दिखी। कुछ दिनों बाद शांति निवास फिर से वैसा ही दिखने लगा। दीवारें साफ थीं, हवा सामान्य थी और घर में अब वो अजीब सा डर नहीं था। अदिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अभिषेक उसके साथ हर वक्त रहता था। रमा अब हर सुबह दिया जलाती थी और शांति जी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। मधु और दीपांश बिना किसी शोर और विदाई के चले गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात अभिषेक ने अचानक आंखें खोलीं। उसे लगा किसी ने उसका नाम लिया। वो उठा और धीरे धीरे ऊपर गया। अदिति का कमरा खुला था, अंदर अंधेरा था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे फर्श पर एक हल्का सा लाल निशान दिखा, बहुत हल्का, लेकिन वही। उसका दिल धक से रह गया और तभी पीछे से एक बहुत धीमी, बहुत हल्की आवाज आई, मैं गया नहीं हूं। अभिषेक ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से खाली था, बस एक हल्की सी ठंडी हवा अब भी चल रही थी। यही सवाल आज भी शांति निवास की दीवारों में कहीं गूंजता है।